हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सैम्पे मूवीज़ के एक नई वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं साउथ की लेटेस्ट मूवी गोताखोर के बारे में। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले, क्योंकि हम यहाँ पर डेली न्यू एक्सप्लेनेशन की वीडियोस अपलोड करते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि कार्तिक अपने लाइफ इंश्योरेंस के बारे में किसी से बात करता है, जिसके लिए उसे सुबह में कॉल आती है कि उन्हें कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर ऑफिस आना होगा। जिसके बाद कार्तिक मिस्टर दिवाकर से मिलने उनके ऑफिस जाता है और अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी खुलवा लेता है और फिर घर चला जाता है, जहां उसकी पत्नी मीरा किसी से बात कर रही होती है। लेकिन कार्तिक की आने की आवाज़ सुन तुरंत फ़ोन काट देती है। कार्तिक दरवाज़ा खटखटाता है, लेकिन मीरा दरवाज़ा लेट खोलती है। जिसके बाद कार्तिक मीरा पर गुस्सा करने लगता है। मीरा कहती है, मैं अपनी फ्रेंड निशा से बात कर रही थी। कार्तिक कहता है, मैं अभी निशा को कॉल करता हूँ और पूछता हूँ कि वो हर वक्त तुमसे क्या बातें करती है। जिसके बाद मीरा ऐसा करने से कार्तिक को मना कर देती है और बात को पलट देती है। रात में मीरा टीवी पर कार्टून देखती है। तभी कार्तिक आकर टीवी बंद कर देता है और कहता है कि तुम छोटी बच्ची हो क्या जो कार्टून देख रही हो। तो मीरा कहती है, कार्तिक तुम्हें तो पता ही है कि मुझे कार्टून कितना पसंद है। और फिर दोनों में झूठी मारपीट होने लगते हैं और फिर दोनों एंजॉय करने लगते हैं। अगले दिन कार्तिक ऑफिस जा रहा होता है तो मीरा उसे जल्दी घर आने को कहती है। तो कार्तिक कहता है, मीरा क्या तुम्हें पता है कि मैंने पॉलिसी खुलवा ली, वो भी 10 करोड़ की। जिसे सुन मीरा शॉक हो जाती है और कहती है कि ऐसा तुमने क्यों किया, तुम्हें पॉलिसी की क्या ज़रूरत है। तो कार्तिक कहता है, अगर मुझे कभी कुछ हो जाए तो तुम्हारे लिए ये पैसे काम आएंगे। और फिर वो ऑफिस चला जाता है। तभी घर में मीरा की माँ मीरा को फ़ोन करती है और कार्तिक के बारे में कुछ कहती है। जिसके बाद मीरा कहती है कि ठीक है माँ, मैं कार्तिक से बात करूँगी, और फ़ोन रख देती है। रात में कार्तिक एकदम चुपचाप होकर कमरे में घुसता है, लेकिन मीरा को पता चल जाता है। तो मीरा कार्तिक से फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर आने को कहती है। डाइनिंग टेबल पर आने के बाद मीरा कार्तिक से कहती है कि आज माँ ने फ़ोन किया था और कहा है कि कल हमें बनारस जाना होगा, पापा का श्राद्ध है और तुम तो जानते हो कि मेरा कोई भाई नहीं है, इसलिए माँ चाहती है कि उनकी सारी फॉर्मेलिटीज़ हम दोनों करें। कार्तिक कहता है, मुझे इस बात के बारे में कुछ भी पता नहीं है। मीरा कहती है, मम्मी ने मुझे एक नंबर दिया है, कोई श्रद्धानंद बाबा महाराज करके हैं जो सारी पूजा पाठ करवा देंगे, पर हाँ हमें कल शाम से पहले वहाँ पहुँचना होगा। कार्तिक कहता है, ठीक है हम कल चलते हैं। जिसके बाद मीरा कार्तिक को थैंक यू कहती है। सुबह निकलने में लेट हो जाता है तो मीरा कहती है, हमें 12 बजे तक वहाँ पहुँचना है और ऐसे लेट होने से मुझे लगता नहीं है कि हम 12 बजे तक पहुँच पाएंगे। तो कार्तिक कहता है, डोंट वरी बेबी, ड्राइव मैं करूंगा और मैं तुम्हें टाइम पर पहुंचा दूंगा। रास्ते में दोनों टी ब्रेक के लिए रुकते हैं। कार्तिक को चाय बहुत पसंद आती है। तभी मीरा कहती है, बेबी हम पहले ही लेट हो चुके हैं और अब लेट मत करो, चलो यहाँ से। और फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। बनारस पहुँचते ही वे लोग एक बूढ़े बाबा से पत्थर घाट का रास्ता पूछते हैं और फिर पत्थर घाट पहुंचकर बाबा श्रद्धानंद के पास पहुंचते हैं, जहां बाबा उनसे कहते हैं कि हमारे पूजा का शुभ मुहूर्त तो 12 बजे तक का ही था, अब हम पूजा कल करेंगे। आप लोग किसी होटल में रुक जाओ और कल सुबह 8 बजे आ जाना। कल सुबह 8 बजे का मुहूर्त ठीक है, हम पूजा कल 8 बजे करेंगे। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। होटल में कार्तिक मीरा से सॉरी कहता है कि आज मेरी वजह से हम लेट हो गए और तुम्हारी पूजा नहीं हो पाई। मीरा कहती है, कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, तुम थक गए होगे, अब तुम सो जाओ। अगले दिन दोनों पूजा करते हैं। फिर बाबा श्रद्धानंद कार्तिक को गंगा नदी में जाकर 5 डुबकी लगाने के लिए कहते हैं। कार्तिक गंगा में डुबकी लगाने जाता है और 3 डुबकी लगाने के बाद डूबने लगता है और फिर डूब जाता है। थोड़ी देर बाद गोताखोर भी पानी में कूदते हैं कार्तिक को खोजने के लिए, लेकिन बहुत खोजने पर भी उन्हें पानी में कोई भी नहीं मिलता है। और तभी पुलिस आती है और सारी डिटेल्स लेती है कि क्या हुआ और कैसे हुआ। पुलिस कहती है, आपके पति की पूरी तलाशी ली जाएगी, जैसे ही हमें कुछ मिलता है हम आपको इन्फॉर्म करते हैं। इधर रूम में मीरा को अपनी माँ का फ़ोन आता है, लेकिन मीरा अपनी माँ का फ़ोन नहीं उठाती है। कुछ दिनों बाद पुलिस को एक डेड बॉडी मिलती है, जिसके बाद वह मीरा को मिलने के लिए बुलाते हैं। एक रात पुलिस आती है और
लाश से मिले सामानों को मीरा के हवाले कर देते हैं। मीरा कहती है कि जी हाँ, ये सारे सामान मेरे पति कार्तिक के ही हैं। तो पुलिस कहती है 3-4 दिन बॉडी पानी में रहने से डिकम्पोज हो चुकी है, आपको हॉस्पिटल आकर बॉडी की शिनाख्त करनी पड़ेगी। जिसके बाद मीरा हॉस्पिटल जाकर देखती है तो वो कार्तिक ही रहता है और फिर फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर डेथ सर्टिफिकेट लेकर मीरा घर आ जाती है। अगले दिन इंश्योरेंस कंपनी वाले मीरा के घर आ जाते हैं और कार्तिक का डेथ सर्टिफिकेट और आईडी मांगते हैं। मीरा वो दोनों पेपर्स लाकर उन्हें देती है और इंश्योरेंस वाले कहते हैं कि आपका क्लेम 7 दिन में पूरा हो जाएगा और फिर वहाँ से चले जाते हैं। कहानी को 6 महीने आगे लेके जाया जाता है तो पता चलता है कि मीरा पहले से ही किसी रॉकी नाम के लड़के से प्यार करती थी और एक दिन रॉकी को कॉल कर एक गुड न्यूज़ देने के लिए बुलाती है। रॉकी ट्रैफिक में फंस जाता है और वहाँ वो कार्तिक को देखता है और फिर घर आकर मीरा को बताता है कि मैंने आज ट्रैफिक में कार्तिक को देखा। तो मीरा कहती है जो बात मुझसे कही है ना, वो बात किसी और से मत कहना, क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं। और हाँ, ये बात मिथ है, मतलब झूठ है, ना कि सच। रॉकी कहता है मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है, कुछ तो जरूर गड़बड़ है। मीरा कहती है मैंने खुद उसे डूबते हुए देखा है और उसके लाशों के साथ उसकी चीज़ों को अपने हाथों से छूकर देखा है। जिसके बाद रॉकी कहता है तुम इतना बोल रही हो तो ठीक हो सकता है कि वो मेरा वहम ही हो, और हाँ, तुम कुछ गुड न्यूज़ देने की बात कर रही थी। मीरा कहती है मुझे इंश्योरेंस मैनेजर का कॉल आया था, उन्होंने कहा है कि कल हमारा 10 करोड़ का चेक मिल जाएगा और पैसे मिलते ही हम इस शहर से कहीं दूर चले जाएंगे। अगले दिन इंश्योरेंस वाले घर आते हैं और मीरा को 10 करोड़ का चेक देकर चले जाते हैं। जिसके बाद मीरा और रॉकी दोनों बहुत ही खुश होते हैं और इस प्लान में उन सबके साथ बाबा श्रद्धानंद भी रहते हैं। तभी रॉकी कहता है हमारा और एक पार्टनर था ना शेरा, वो कहाँ है? तो मीरा कहती है छोड़ो, जो नहीं है सो नहीं है, ठीक ही है, अब पैसे सिर्फ 3 हिस्सों में ही बटेंगे। तभी वहाँ की लाइट चली जाती है और फिर घर से एक आदमी निकलता है और वो कोई नहीं बल्कि कार्तिक ही रहता है। रॉकी कार्तिक को मारने जाता है लेकिन खुद ही मार खाकर नीचे गिर जाता है और फिर कार्तिक मीरा से कहता है तुझ पर तो मुझे उसी दिन से शक हो गया था जिस दिन तूने मेरे ही हाथों मेरे छोटे भाई अनुज को घर से बाहर निकलवाया था और फिर इस साधु और अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मुझे मारने का प्लान बनाया। और फिर कार्तिक एक वीडियो दिखाता है जिसमें बाबा मीरा से कहते हैं कि तुम अपने पति को बनारस लेकर आओगी झूठी पूजा के बहाने और मैं उसे गंगा में डुबकी लगाने कहूँगा, लेकिन नदी में पहले से ही हमारे गोताखोर मौजूद होंगे जो कार्तिक को पानी में डुबाकर उसकी जान ले लेगा और उसे डुबाने का काम करेगा हमारा शातिर और माहिर गोताखोर शेरा। और ये सब दिखाने के बाद कार्तिक उन लोगों से कहता है कि तुम्हारा हीरो तो सस्पेंस में ही मारा गया, उसे तो मैंने पानी में ही मार दिया था और अपने सारे कपड़े उसे पहना दिए। कार्तिक रॉकी से कहता है कि तूने अपनी उम्र से ज़्यादा दिमाग लगाया, लेकिन एक बार मेरे पास्ट के बारे में भी जान लिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। कोई बात नहीं, तब नहीं तो अब जान लो। फिर वो अपनी पास्ट दिखाता है कि वो तो खुद स्विमिंग ओलंपिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट रह चुका है। जिसके बाद बाबा कार्तिक पर गन तान देते हैं और तभी कार्तिक का छोटा भाई अनुज आ जाता है और उनके हाथ में गोली मार देता है जिससे बाबा की बंदूक नीचे गिर जाती है। और अनुज मीरा से कहता है कि हमें आपके बारे में तो पहले से ही शक था, मैंने भाई को बताया लेकिन भाई मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं थे क्योंकि वो आप पर खुद से भी ज़्यादा भरोसा करते थे। और जब आपने मुझे घर से बाहर निकलवाया तो मैंने पूरे घर में CCTV कैमरे लगा दिए और फिर सारी वीडियोस भाई ने खुद भी देखी। जिसके बाद कार्तिक कहता है कि मैंने ये सारी चीज़ देखने के बाद ही अपना मास्टर प्लान बनाया और देखो तुम लोगों ने भी ठीक वैसा ही किया जैसे मैं चाहता था। मीरा कहती है कार्तिक क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि किसी इंसान के मरने के बाद उसकी सारी क्लेम उसके फैमिली को मिलता है और चेक मुझे मिल चुका है। तो कार्तिक कहता है इतना खुश होने से पहले एक बार चेक तो कर लिया होता कि चेक पर साइन है भी या नहीं। और असली चेक की बात करें तो असली चेक मेरे पास है। और हाँ, इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने से पहले ही मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी और इंश्योरेंस पॉलिसी में नॉमिनी अनुज को बना दिया था। जिसके बाद कार्तिक मीरा से कहता है अगर तुम इन दोनों को मार दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, वरना मेरे पास इतने सारे सबूत है
कि मैं तुम्हें फांसी के फंदे तक भी पहुंचा सकता हूं। और फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद मीरा भी उन दोनों को गोली मार देती है। फ्रेंड्स, यही थी फिल्म गोताखोर की कहानी। वीडियो में आपको सबसे अच्छी पार्ट कौन सी लगी हमें कमेंट करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही लेटेस्ट मूवीज की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।